हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रानिटिडिन जो दवाई होती है उसके बारे में, जो कि मार्केट में आपको रेंटेक नाम से मिल जाएगी, जो कि एसिडिटी गैस को कम करने के लिए मार्केट में अवेलेबल है और दी जाती है। तो इस वीडियो में हम रानिटिडिन के बारे में सारी बातें जानेंगे, इसके डोज जानेंगे, इसके यूजेस जानेंगे, साइड इफ़ेक्ट्स जानेंगे और किन लोगों को ये नहीं लेनी चाहिए, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले तो हम डोज़ के बारे में जान लेते हैं कि इसका डोज़ क्या रहेगा। तो इसका अडल्ट डोज जो होता है वो 150 मिलीग्राम ट्वाइस डेली होता है, जो कि आफ्टर मील दिया जाता है। जनरली ये खाना खाने से पहले रहने के लिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, आफ्टर मील दे सकते हैं, लेकिन वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं है। अगर हम खाना खाने से पहले लेते हैं तो ये इफ़ेक्टिव है। सुबह शाम खाना खाने से पहले इसको लेनी होती है, या तो फिर हम 300 मिलीग्राम दिन में एक बार ही इसको दे सकते हैं। 300 मिलीग्राम से ज़्यादा हम ये ले नहीं सकते, मैक्सिमम 300 मिलीग्राम एक दिन में ले सकते हैं। अब इसका चाइल्ड डोज के बारे में बात करें कि बच्चों में कितना दिया जाएगा, तो बच्चों में 2 से 4 मिलीग्राम पर केजी पर डे दिया जाएगा। यानी कि अगर 1 किलो का बच्चा है तो उसे मैक्सिमम 4 मिलीग्राम दिया जाएगा। अगर 10 किलो का बच्चा है तो उसको मैक्सिमम 40 मिलीग्राम 40 मिलीग्राम एक दिन में दिया जाएगा। तो ऐसे कैलकुलेट करके बच्चों को डोज दिया जाता है उसके वेट के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं इसके पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में। तो इसमें रेंटेक आता है, रेंटेक के बाद में जो आता है वो है एसिलॉक करके आता है। एसिलॉक 150 स्ट्रेंथ में भी आता है, 150 मिलीग्राम का, और 30 के स्ट्रेंथ में भी आता है। तो ये इसके पॉपुलर ब्रांड्स है जो कि मार्केट में आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे। और भी ब्रांड्स आते हैं जो आप कोई भी देख सकते हो, ले सकते हो, लेकिन ये इसके पॉपुलर ब्रांड्स है जो कि सबको पता होता है। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में कि कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल एसिडिटी में किया जाता है, यानी कि अगर हमारे पेट में, आंतों में, हमारे स्टमक में जलन हो रही है, सीने में जलन हो रही है, एसिडिटी हो गई है, तो उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। बिनाइन गैस्ट्रिक एंड डियोडिनल अल्सर, मतलब कि हमारे जो स्टमक में या तो फिर डियोडिनल पार्ट में अल्सर हो जाते हैं। स्टमक में यानी कि ये पार्ट होता है, यहाँ पर डायग्राम है, वहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये स्टमक का पार्ट है, और जो डियोडिनम होता है वो स्टमक का जो आगे वाला पार्ट होता है, उसे हम डियोडिनम कहते हैं, ये वाला पार्ट। तो उसमें ये छाले कर सकता है, सॉरी, तो ये इसमें अगर छाले है तो ये ठीक कर देगा। और तो डियोडिनल अल्सर्स एसोसिएटेड विथ एच पाइलोरी इन्फेक्शन, जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन होता है, ये एक बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन होता है, और उसकी वजह से हमारे जो डियोडिनल पार्ट में छाले हो जाते हैं या तो फिर स्टमक में छाले हो जाते हैं, तो उनमें ये अच्छा रिजल्ट देता है, और उसकी वजह से जो अल्सर होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। और तो और GERD में दिया जाता है, गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज़ में ये दिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? GERD का मतलब यहाँ पर ये स्टमक का पार्ट है, ये स्टमक का पार्ट है, और साथ में यहाँ पर ये फूड पाइप है। हमारे हम जो खाना खाते हैं, यहाँ पर हमारा मुंह है, हम मुंह से खाना खाते हुए ये हमारे फूड पाइप के थ्रू ये स्टमक में खाना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो स्टमक होता है उसके ऊपर यहाँ पर जो ये फूड पाइप होता है, यहाँ पर एक वाल्व होता है ऐसे, और जैसे ही हम खाना खाते हैं तो ये वाल्व खुल जाता है, ऐसे खुल जाता है और खाना अंदर चला जाता है, और बाद में वो खाना फिर से वापस फूड पाइप में नहीं जा सकता। लेकिन जो GERD वाले मरीज़ होते हैं, गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज़ वाले मरीज़ होते हैं, उनमें एसिडिटी की वजह से जो ये वाल्व होता है वो थोड़ा लूज़ हो गया होता है, और उसकी वजह से हम खाना खाते हैं तो जो खाने के बाद में जो अंदर जो एसिड वगैरह साथ में जो ये स्टमक में पड़ा हुआ रहता है और खाना पड़ा हुआ रहता है, वो फिर से वापस से फूड पाइप में आ सकता है। उसे ही हम गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं। और तो और डिस्पेप्सिया में भी दिया जाए। डिस्पेप्सिया का मतलब होता है इनडाइजेशन, यानी कि अपच रहना, पाचन न होना। खाना जब हम खाते हैं उसका अगर पाचन सही से नहीं होता तो उसको हम डिस्पेप्सिया बोलेंगे। उस केस में भी रानिटिडिन का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही में NSAID एसोसिएटेड अल्सरेशन में किया जाता है। इसका मतलब है कि कोई पेन किलर दवाई अगर हमने ली है
और उसकी वजह से हमें पेट में छाले बन गए हैं, स्टमक में छाले हो गए हैं, तो उसमें भी रानिटिडिन दी जाएगी। और तो और अर्टिक एरिया में भी ये दिया जाता है। हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं होता है कि अर्टिक एरिया में सिर्फ एंटीहिस्टामिनिक दवाइयाँ दी जाती है। जनरली अर्टिक एरिया में H1 एंटागोनिस्ट दवाइयाँ दी जाती है। H1 एंटागोनिस्ट जो दवाइयाँ होती है, जैसे कि सेट्रिजिन हो गई, लिवोसेट्रिजिन हो गई, ये सारी H1 एंटागोनिस्ट दवाइयाँ है। और जो ये रानिटिडिन दवाई है वो H2 एंटागोनिस्ट दवाई है। तो जब H1 एंटागोनिस्ट दवाई से अगर ठीक नहीं होता अर्टिक एरिया, खुजली वगैरह जो शरीर में आती है एलर्जी की वजह से, तो H1 एंटागोनिस्ट से ठीक नहीं होता, तो तब हम रानिटिडिन प्रिस्क्राइब करते हैं। H2 एंटागोनिस्ट जो होता है उसे हम प्रिस्क्राइब करते हैं। जो रानिटिडिन के अलावा फेमोटिडिन आती है, सिमेटिडिन आती है, ये सारी H2 एंटागोनिस्ट दवाइयाँ हैं, तो कि जो कि अर्टिक एरिया में भी दिया जाता है। और तो और ये जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में ये रानिटिडिन का इस्तेमाल किया जाता है। अब जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम क्या होता है, तो इसमें जो हमारा पैंक्रियास होता है उसमें ट्यूमर बन जाता है, और उसकी वजह से हमारे बॉडी में एक हार्मोन होता है गैस्ट्रिन, वो बढ़ने लगता है, और उसी वजह से हमारे स्टमक में या तो फिर डिओडिनम में, हमारे हाथों में छाले पड़ने लगते हैं, अल्सर बनने लगते हैं, तो उसी को हम जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम कहते हैं। तो ये सारे इसके यूजेस थे। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में कि मतलब कौन ये नहीं ले सकता। कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसके क्या है, तो जिन लोगों को एक्यूट प्रोफायरिया है वो लोग ये नहीं ले सकता। एक्यूट प्रोफायरिया से मतलब है कि वो एक बीमारी होती है प्रोफायरिया, जिनमें क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो हमारा ब्लड में हीम कंपाउंड होता है वो बनता नहीं है। हमारे खून से जुड़ी एक बीमारी है प्रोफायरिया। अगर किसी व्यक्ति को वो बीमारी है तो उसको रानिटिडिन नहीं लेनी चाहिए। अब इसके प्रिकॉशंस के बारे में बात करते हैं कि कौन इसमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किन लोगों को सावधानियां रखनी चाहिए। तो जिन लोगों को क्रोनिक लंग डिजीज़ है वो उस अपने आप से नहीं ले सकते। जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको भी ये दवाई नहीं लेनी चाहिए, या तो फिर डॉक्टर्स को दिखाने चाहिए। उसके बाद अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तो ही वो ले सकते हैं। और तो और लिवर डिजीज़ और किडनी डिजीज़ वाले जो मरीज़ हैं उनको भी नहीं लेनी चाहिए, डॉक्टर्स को दिखाना है। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आपको हर एक दवाई को लेने से पहले अपने डॉक्टर्स की एटलीस्ट सलाह ज़रूर से ले लेनी है। आप कंसल्ट ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको फैमिली फिजिशियन की तो सलाह आपको लेनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं इसके इंटरेक्शन के बारे में कि ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जिनके साथ में हम रानिटिडिन को नहीं ले सकते। तो एंटीकोएगुलेंट दवाई होती है जैसे कि वारफेरिन, उसके साथ में नहीं ले सकते। और कुछ दवाएं जैसे कि प्रोकेनामाइड और एन एसिटाइल प्रोकेनामाइड, और तो और जो ट्राइजोलम है, ग्लिपिजाइड है जो डायबिटीज़ की दवाइयाँ, मिडाजोलम है सेडेटिव दवाइयाँ, एटेनाजाविर है, उसके बाद में है जेफिटिनिब है, कीटोकोनाजोल है, डेलावेरिडिन है। ये सारी दवाइयाँ हैं जिसके साथ में रानिटिडिन प्रिस्क्राइब नहीं की जाती, क्योंकि इसके साथ में अगर हम प्रिस्क्राइब करते हैं तो इस दवाइयों के जो साइड इफ़ेक्ट जो इफ़ेक्ट होता है वो उतना नहीं रहता, और साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकती है। तो इन सारी दवाइयों के साथ में हमें रानिटिडिन को नहीं लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। हालांकि रानिटिडिन से उतनी कोई साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जिसकी इफ़ेक्ट होती है उसकी साइड इफ़ेक्ट्स भी होती है। तो साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में हम बात करें तो उसमें इसकी वजह से डिस्पनिया रह सकता है, यानी कि हमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। और तो और एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज, नोजिया यानी कि जी मचलाना, एब्डोमिनल डिस्ट्रेस रहना यानी कि हमारा जो पेट होता है वो भरा भरा रहता है और फूला हुआ रहता है। और तो और डायरिया हो सकता है, बार बार दस्त जाना पड़ सकता है, वॉमिटिंग यानी कि उल्टी हो सकती है, स्किन रैशेस हो सकते हैं, हमारे शरीर में खुजली आ सकती है, एलर्जी अगर है रानिटिडिन से आपको स्किन रैशेस बन सकते हैं, और तो और इसकी वजह से हेडेक भी हो सकता है। तो एक कुछ इसकी कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है जो कि हर एक केस में देखने को नहीं मिलते। अगर आपको रानिटिडिन लेने से इनमें से कोई साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं तो तुरंत आपको ये मेडिसिन बंद करनी चाहिए और अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ रानिटिडिन में कॉज आयरन डेफिशिएंसी और विटामिन B12 डेफिशिएंसी।
इसका मतलब ये है कि हम लंबे समय तक रानिटिडिन का यूज़ नहीं कर सकते, प्रोलॉन्ग यूज़ नहीं कर सकते। मैक्सिमम हम 1-2 हफ्ते के लिए यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हमें अपने आप से नहीं लेनी है, क्योंकि अगर लंबे समय तक हम ये लेंगे तो उसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है हमारे बॉडी में, यानी कि हमारे शरीर में खून की कमी हो सकती है और विटामिन B12 की कमी हो सकती है। तो दोस्तों यही था सारी बातें रानिटिडिन के बारे में। होप आपको वीडियो में कुछ अच्छी और इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ जानने को मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।